आप सबको जोहार। और आज है तारीख 25 दिसंबर 2024 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहां पर शहर के निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री ना हो, इसे लेकर डीसी अननय मित्तल के निर्देश पर धलबुम एसडीओ शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया और इसको लेकर सीताराम डेरा, भालूबासा और बाराद्वारी क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के दौरान हरिजन स्कूल भालूबासा, आदिवासी स्कूल सीताराम डेरा और पीपुल्स एकेडमी बाराद्वारी के आसपास की दुकान, पान गुमटी में औचक निरीक्षण और छापेमारी की गई। मौके पर 3 दुकानों से तंबाकू उत्पाद जब्त करते हुए दुकानदारों से 600 रुपये जुर्माना भी वसूला गया और जांच दल में कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज और इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन भी शामिल रहे। और यहां पर मौके पर एसडीओ ने कहा है कि स्कूलों के आसपास के क्षेत्र में दुकान या फिर पान गुमटी में तंबाकू, सिगरेट अथवा पान मसाला बेचने के साथ अन्य खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है। वहीं पर जांच में जिन दुकानों में तंबाकू उत्पाद पाए गए हैं, संबंधित दुकानदार को दोबारा तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है तथा जुर्माना वसूला गया है। स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना निषेध है। जब्त किए गए तंबाकू उत्पाद का सीजर लिस्ट बनेगा और नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दुकानों में अवैध तरीके से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को लेकर जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर जमशेदपुर पुलिस ने ऑटो पार्ट्स और मेडिकल दुकानों की आड़ में नशीली दवाइयों का अवैध धंधा करने वाले उलीडी और एमजीएम थाना क्षेत्र के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में उलीडी थाना क्षेत्र के डिमना रोड हरिओम नगर के रहने वाले उमेश कुमार गुप्ता, राजकुमार गुप्ता और एमजीएम थाना क्षेत्र की भिलाई पहाड़ी का सोनू पांडे शामिल है। इसका खुलासा एसएसपी किशोर कौशल ने किया। एसएसपी ने बताया कि नशीली दवाइयों को ऑटो पार्ट्स दुकान में रखे जाने की सूचना पर उलीडी हरिओम नगर के महालक्ष्मी ऑटो पार्ट्स और मां वैभव लक्ष्मी मेडिकल में छापामारी की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। संजय सेठ ने कहा है कि कांग्रेस के युवराज लोकतंत्र को कलंकित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। यह कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास भी रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि विगत दिनों संसद सत्र के दौरान संसद भवन के मकर द्वार पर जो दृश्य भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, वह लोकतंत्र को कलंकित और अपमानित करने वाला था। लोकतंत्र चलता है, आगे बढ़ता है लोकलाज से, लेकिन कांग्रेस ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया है। अब यहाँ पर कांग्रेस जो है वो मसल पावर से देश को चलाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जनता लोकतांत्रिक तरीके से पराजित कर चुकी है। कांग्रेस सत्ता के बिना यहाँ पर बिन पानी के मछली की तरह छटपटा रही है। कांग्रेस आज चोरी और सीना जोरी की कहावत चरितार्थ कर रही है। सदन से लेकर सड़क तक विधि विरुद्ध आचरण करती है, हंगामा भी करती है। संसद परिसर में कांग्रेस पार्टी के सांसदों द्वारा भाजपा सांसद पर हमला होता है, महिला सांसद को अपमानित किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के युवराज को घायलों के प्रति सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं निकलते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को एक साधारण किताब समझते हैं और बार बार उसे दिखाकर संविधान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जबकि भाजपा संविधान को एक अपवित्र ग्रंथ मानती है और उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माथा भी टेकते हैं। संविधान की रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस की जो सोच है वो शुरू से ही यहाँ पर नीचा दिखाने वाला रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि क्यों कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र को नहीं लगने दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने केवल गांधी नेहरू परिवार को भारत रत्न से सम्मानित किया, लेकिन उन्हें बाबा साहेब की याद नहीं आई। क्यों कांग्रेस पार्टी ने एक भी स्मारक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से नहीं बनाए, जबकि गांधी नेहरू परिवार के नाम हजारों स्मारक यहाँ पर इस देश में कांग्रेस सरकार ने बनाए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ही एनसीईआरटी की किताबों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नेहरू द्वारा कोड़े मरवाने वाले कार्टून को छपवाया। एम्स दिल्ली की स्थापना में जमीन दान करने वाली राजकुमारी अमृत कौर ने एम्स का नामकरण बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की इच्छा जताई थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया था।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर झारखंड में सिनेमा के क्षेत्र में प्रगति को यहाँ पर समर्पित 3 दिवसीय मेरा टीवी फिल्म फेस्टिवल का शानदार समापन हुआ। और इस अवसर पर विभिन्न फिल्म विशेषज्ञों ने पैनल डिस्कशन के जरिए झारखंड में सिनेमा के भविष्य पर गहन विचार विमर्श भी किया। वहीं यहाँ पर पैनल में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक रणेंद्र कुमार और इसके अलावा प्रोफेसर देवव्रत सिंह, झारखंड के वरिष्ठ डॉक्यूमेंट्री मेकर प्रबल महतो, फिल्म निदेशक विशाल वर्मा, इसके अलावा सतीश मुंडा, तथागत भट्टाचार्य, अनिल दुबे और शेख दाऊद भी शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन पंचायत फेम अभिनेत्री कल्याणी खत्री ने किया। और यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल में 3 दिनों के दौरान झारखंड की संस्कृति और समाज पर आधारित 56 फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन जो है वो किया गया। इनमें से 29 शॉर्ट फिल्में, 10 डॉक्यूमेंट्री, 11 स्पेशल स्क्रीनिंग और 6 मोबाइल फिल्में शामिल थीं। और यहाँ पर इनमें मुड़मा मेला, इपिल तरस, मुक्ति, ट्रैप, सिल्क कॉफिन जैसी फिल्में प्रमुख थीं। और इसके अलावा सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में भी दिखाई गईं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, बाल विवाह उन्मूलन और मानव अधिकारों पर आधारित फिल्में भी शामिल थीं। और यहाँ पर इस फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और मोबाइल फिल्म श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा भी हुई और सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कार भी दिए गए। और यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट और डेटा डिटेल्स अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आराम से आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हो कि जैसे यहाँ पर कौन कौन सी फिल्मों को यहाँ पर पुरस्कार जो है वो दिया गया है, जहाँ पर कौन सी शॉर्ट फिल्में हैं जो कि इस लिस्ट में आई, इसके अलावा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्में और साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल फिल्में जो हैं वो इस श्रेणी में शामिल हुई, जिनको यहाँ पर पुरस्कार जो है वो दिया गया है और वो इस लिस्ट में शामिल हुई है। और यहाँ पर विजेताओं को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और नगद पुरस्कार भी दिया गया, और जिसमें यहाँ पर प्रथम पुरस्कार जो है वो 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000 और तृतीय पुरस्कार 20,000 की राशि भी शामिल थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि झारखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे, विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा रहे। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और इस हेतु विभागीय स्तर पर व्यापक तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और इन सब के मद्देनजर सोमवार को उद्योग विभाग एवं विभाग के अंतर्गत विभिन्न निदेशालयों एवं संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा की गई और पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी किया गया। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सोमवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में उद्योग विभाग के पदाधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की समीक्षा भी उन्होंने की। और यहाँ पर साथ ही साथ समीक्षा के क्रम में विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की बात सामने आने पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि रिक्त पदों की सूची जल्द उपलब्ध करा दे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार विमर्श कर जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम जो है वो उठाए जाएं। आगे यहाँ पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मेरी सोच है कि झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, राज्य में अधिक से अधिक उद्योग लगें, निवेशक झारखंड आए और उद्योग लगाएं, सरकार उन्हें हर सुविधाएं मुहैया कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए यह भी जरूरी है कि बिचौलियों से सावधान रहा जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्र सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। इस नए फैसले के तहत अब 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले फेल होने वाले छात्रों को सीधे अगली कक्षा में भेज दिया जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि क्या है नया नियम। पहले 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को रिजल्ट घोषित होने के 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर भी मिलेगा। यदि छात्र दूसरी बार भी परीक्षा में असफल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर कोई भी स्कूल 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर नहीं कर सकेगा, यानी कि अगर वो बच्चा फेल भी हो जाता है तब भी वहाँ पर उसी सेम क्लास में भले उसको रखना पड़े, लेकिन उसे स्कूल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब यहाँ पर इसको लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि इस नई नीति का उद्देश्य छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना और उनकी शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाना है। अब वहीं शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह कदम छात्रों के शिक्षण स्तर को मजबूत करने और उनकी बुनियादी समझ को विकसित करने के लिए उठाया गया है। और यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फेल विद्यार्थियों को 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा।
यदि वे दोबारा असफल होते हैं तो उन्हें अगले कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना है और उनकी सीखने की क्षमता में गिरावट को रोकना है। और इस बदलाव के तहत अब छात्रों को अपने प्रदर्शन को सुधारने और मजबूत नींव तैयार करने का अवसर भी मिलेगा और इससे शिक्षा की प्रणाली में गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर तैयारी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर योगी सरकार जो है वो महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और यहां पर इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा योगेंद्र उपाध्याय जो है वो रांची पहुंचे और यहां पर उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को भारत की विविधता में एकता का अद्वितीय उत्साह बताते हुए झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की जनता को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने का न्योता दिया। और उन्होंने आगे यह भी कहा है कि यह सरकार महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसे ऐतिहासिक बनाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के साथ सोमवार को जिला स्कूल रांची का औचक निरीक्षण किया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची द्वारा निरीक्षण क्रम में शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, विभिन्न कक्षाओं के पठन पाठन, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब एवं विभिन्न प्रयोगशालाओं का निरीक्षण भी किया और यहाँ पर उन्होंने प्रयोगशाला में छात्रों से कई सवाल भी पूछे। साथ ही उन्होंने यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। उनके द्वारा विद्यालय में विशेष कोष की जानकारी लिया गया और साथ ही यहाँ पर इस कोष के माध्यम से विद्यालय में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसे पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही विद्यालय के शौचालय की मरम्मति कराने का भी निर्देश दिया गया है। हालांकि छात्रों की काफी कम उपस्थिति की वजह से उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस बात पर ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल जरूर आएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गुमला से, जहाँ पर दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट के मामले में पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। एसपी शंभू सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पालकोट थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में पालकोट थाना प्रभारी एसआई जहांगीर, घाघरा थाना के ओडी पदाधिकारी एसआई कृष्ण कुमार और वहीं पर महिला पुलिसकर्मी दीना टोप्पो भी शामिल हैं। मारपीट मामले की जानकारी मिलने के बाद एसपी शंभू सिंह ने यहां पर गुमला एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट में तीनों पुलिसकर्मियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया और इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और यहां पर पीड़िता के बयान के आधार पर पालकोट थाना में मामला दर्ज किया गया और इस मामले में नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पीड़िता का बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया और यहाँ पर CWC के समक्ष भी इसको प्रस्तुत किया गया। पुलिस प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय में सोमवार को एक अहम बैठक हुई और इसमें राजस्व संग्रहण 28 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों एवं JSSC CGL 2023 के विषय पर चर्चा की गई। और यहां पर बैठक में वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा किए जाने की भी खबर है। वहीं पर मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया और उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए और इसके साथ राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं जो हैं वो तलाशें। उन्होंने ये भी कहा है कि कर संग्रहण में आ रहे व्यवधानों का त्वरित समाधान होना चाहिए। और इस दौरान अधिकारियों ने अब तक राजस्व वसूली से संबंधित जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्य भर की महिला लाभुक सम्मिलित होंगी और ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना के सभी लाभुकों को प्रति माह अब 2500 रुपए की सम्मान राशि जो है वो DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ
यहाँ पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेसीसी सीजीएल 2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट सुपुर्द करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद एवं हंगामे की भी जांच हो और इसमें यहाँ पर जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने सोमवार को मोहराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा जो है वो की गई और समीक्षा के दौरान मंत्री ने आने वाले समय के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिया है। वहीं पर इसके अलावा मंत्री ने सोमवार को वित्त विभाग से पिछड़ी जाति के लंबित 2023-24 सत्र के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 157 करोड़ विमुक्त किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर वित्त विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ यहां पर मंत्री ने यह भी कहा है कि आदिवासियों, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा रांची और दिल्ली में प्राप्त हो, इसके लिए यहाँ पर योजना जो है वो तैयार किया जाए। अब यहाँ पर इसके अलावा मंत्री ने कहा है कि 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए राशि की उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति वितरण मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाए। अब यहाँ पर इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 का अगस्त सितंबर तक छात्रवृत्ति वितरण पूर्ण हो और इसके लिए कार्य योजना जो है वो तैयार किया जाए। सत्र 2025-26 में साइकिल वितरण का कार्य बच्चों के नामांकन के साथ पूरा किया जाए ताकि यहाँ पर पूरे सत्र में बच्चे उसका उपयोग जो है वो कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गुजरात से। तो कुछ वक्त पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि गुजरात में झारखंड के एक श्रमिक ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक बहुत बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर गुजरात के भरूच में 9 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद उसकी अब मौत हो गई। पीड़िता के पिता एक प्रवासी श्रमिक हैं और वह भरूच में काम करते हैं और पीड़िता को 10 दिन पहले वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन दुष्कर्म के कारण उसके पेट और मुंह में गंभीर चोटें आई थी और वह बच नहीं पाई। वहीं पर जो आरोपी है विजय कुमार झारखंड के डाल्टनगंज के विश्रामपुर थाना के लालगढ़ गांव का रहने वाला है और पीड़िता के पिता के साथ एक कारखाना में काम करता था। जानकारी के मुताबिक इस मामले की जो जानकारी है जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और मंत्री दीपिका पांडे सिंह, ADG सुमन गुप्ता और IAS किरण पासी को गुजरात भेजा था। टीम ने पीड़िता के परिजन से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली थी और स्थानीय प्रशासन से भी बातचीत की थी और इसी के साथ ही पीड़िता के उचित इलाज के लिए व्यवस्था भी की थी और इसके बावजूद गंभीर चोटें आने के कारण जो पीड़िता बच्ची है वो नहीं बच पाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है खूंटी से, जहाँ पर खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र में खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर कुल्डा जंगल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ और इस दुर्घटना में गेल के 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पर मृतकों की पहचान आशीष कुमार सिंह, जिनकी उम्र 31 वर्ष, जो कि हुरहुरी जौनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और इसके अलावा असद अली, जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, जो कि डोरंडा दर्जी मोहल्ला रांची के निवासी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सभी कर्मचारी रांची के डोरंडा से रनिया स्थित गेल स्टेशन SB7 ऑफिस के काम से इनोवा कार से जा रहे थे। कार तेज रफ्तार में थी और अचानक सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकरा गई, एक पेड़ पर जा भिड़ी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। और यहाँ पर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तोरपा थाना के सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार देव ने बताया है कि घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने आशीष और असद को मृत घोषित कर दिया। वहीं पर कार में सवार तीसरे व्यक्ति विजय कुमार का इलाज फिलहाल चल रहा है। गेल के अधिकारी भी यहां पर सूचना मिलते ही तोरपा थाना पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच फिलहाल कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स के अलावा एक और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और इसका नाम होगा रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।
और यह कॉलेज कांके इलाके में बनेगा और इसके लिए रीन पास की करीब 25 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 11 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 10.74 अरब रुपए की यहाँ पर प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। यह कॉलेज नेशनल मेडिकल काउंसिल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनेगा और इसका निर्माण कार्य यहाँ पर 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है और निर्माण लागत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं मानी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा जो है वो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की थी। रांची मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से रिम्स पर मरीजों का जो दबाव है वो कम पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के मोहराबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेले में ठंड के बावजूद सोमवार को रांची एवं रांची के आसपास से भी लोग जो है वो मेले में खरीदारी करने पहुंचे और मेले में तकरीबन 10,000 लोगों ने इसका जो आनंद है और लुत्फ है उसको उठाया। और यहाँ पर झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के स्टॉल में कोकुन से सूत कताई से लेकर बुनाई तथा रेडीमेड कपड़ा बिक्री केंद्र तक कैसे पहुंचना है उसके सफर का जीवंत प्रदर्शन जो है वो किया गया। खादी बोर्ड के स्टॉल में रेशमी सूती एवं तांत की साड़ियां, ऊनी वस्त्र, ऊनी रेशमी सूती बंडी कंबल और वहीं पर इसके अलावा डिजाइनर परिधान एवं ग्रामोद्योगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है और लोग इन स्टॉलों से योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर झारखंड में नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलने जा रही है। राज्य को 15 नए IAS अधिकारी मिलने वाले हैं। इनमें राज्य प्रशासनिक सेवा से 9 और गैर प्रशासनिक सेवा से 6 अधिकारियों को IAS संवर्ग में प्रोन्नति दी जानी है और इस फैसले के बाद झारखंड में IAS अफसरों की कुल संख्या 173 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में केवल 158 IAS अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 224 है और इस बार झारखंड प्रशासनिक सेवा से 9 अधिकारियों को IAS संवर्ग में प्रोन्नति दी जाएगी। इन अधिकारियों में सुधीर बाड़ा, अनिल कुमार तिर्की, शैल प्रभा कुजूर, संदीप कुमार, इसके अलावा पशुपति नाथ मिश्र, राजकुमार गुप्ता, नीलम लता, सुधीर दास और संजय कुमार के नाम जो हैं वो शामिल हैं। इनमें से 7 अधिकारियों ने अपने NOC जमा कर दिए हैं, जबकि यहाँ पर शेष 2 अधिकारियों की प्रक्रिया जो है वो जारी है। अब यहाँ पर इसके अलावा गैर प्रशासनिक सेवा से IAS संवर्ग में प्रोन्नति पाने वाले कौन कौन से यहाँ पर अधिकारी हैं उसकी पूरी लिस्ट, डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर CGL परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की जांच अब CID करेगी। झारखंड सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए IG सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में एक विशेष यहां पर जांच टीम का गठन जो है वो किया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने DGP अनुराग गुप्ता को भी इस मामले की जाँच के लिए निर्देश दिए थे। CID अब 20 दिसंबर को रातू थाना में दर्ज यहाँ पर केस की जाँच करेगी और अगर इस मामले से जुड़े और भी केस दर्ज होते हैं तो उनकी भी यहाँ पर जांच CID के जिम्मे ही होगी। हालांकि इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे और इसके बाद CID को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी और यहाँ पर DGP अनुराग गुप्ता ने कहा है कि रातू थाना के केस को अब CID टेक ओवर करेगी और अन्य मामलों की भी जाँच होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर झारखंड के गिरिडीह जिले में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी की प्रताड़ना से परेशान होकर एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली और यहाँ पर मृतका की जो पहचान है वो सुलेखा देवी, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में हुई है, जो तीसरी थाना क्षेत्र के भोराई गाँव निवासी अमरजीत शर्मा की पत्नी थी और परिजनों के अनुसार अमरजीत शर्मा पुणे में मजदूरी करते हैं, जबकि यहाँ पर सुलेखा देवी ने हाल ही में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कुछ हजार रुपए का लोन लिया था और लोन की किश्त समय पर नहीं चुकाने की वजह से कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। पंचायत के मुखिया इब्राहिम अंसारी और परिवार वालों ने बताया कि सुलेखा देवी को बार बार अपमानित, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और घटना के दिन भी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने उनके घर पर जाकर अपशब्द कहे और धमकी दी और वहीं पर इस दबाव को सहन ना कर पाने के कारण सुलेखा देवी ने यहाँ पर अपने घर में दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली और यहाँ पर गांव वालों की सूचना पर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया।
पुलिस ने यहाँ पर मामले की जांच शुरू कर दी है और फाइनेंस कंपनी के खिलाफ आरोपों की पड़ताल जारी है। लोग फिलहाल यहाँ पर प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर साहिबगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल कर आई है, जहाँ पर एक पिता ने अपने नाबालिग बेटे को 1 लाख रुपए के लालच में दूसरे व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया, या फिर यूँ कहें कि बेच दिया। और इस घटना में पिता और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने उसे और उसकी बहन को 19 दिसंबर की रात कटिहार के एक व्यक्ति के घर में ले गया और कुछ देर रुकने के बाद पिता छोटी बहन को लेकर निकल गया और उसे अकेला छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसे वो बहुत पीटेगा। पीड़िता ने बताया कि वह रात भर जगी रही और सुबह अकेले घर आ गई और डर से यहाँ पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने पड़ोस की एक महिला को घटना की जानकारी दी। मोहल्ले के यहाँ पर लोगों को पता चलने के बाद उसके पिता से पूछताछ की गई, लेकिन उसने गोल मटोल जवाब दिया, जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई और नाबालिग के बयान पर नगर थाने में केस दर्ज किया गया। और यहाँ पर पुलिस के मुताबिक पीड़िता का जो बयान है वो संबंधित न्यायालय में कलमबद्ध करा लिया गया है। नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि पूछताछ में 14 साल की पीड़िता से पता चलता है कि 1 महीना पहले उसके पिता कटिहार मिर्चाई बाड़ी के यहाँ पर संतोष यादव नामक व्यक्ति को घर लेकर आए और कहा कि वह तुम लोगों का दादा लगेगा, और फिर यहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम जो है वो दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर झारखंड में करीब 8000 पारा शिक्षकों का यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अभी तक नहीं बन सका है, उस जिसकी यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो अभी फिलहाल जारी है और इस कारण नवंबर महीने के मानदेय का भुगतान इन शिक्षकों को नहीं किया जा सकता। वहीं जिन 45,000 पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर बन चुका है उन्हें उनका मानदेय मिल चुका है और उनके ईपीएफ की यहाँ पर कटौती भी की जा चुकी है। और यहाँ पर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र यूएएन नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया को पूरा करें। यदि किसी शिक्षक का यूएएन नंबर अभी तक नहीं बना है तो इस सप्ताह उन्हें बिना ईपीएफ कटौती के नवंबर महीने का मानदेय दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के मारवाड़ी विमेंस कॉलेज के पास कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस दल के साथ विशेष अभियान चला रहे हैं और इस दौरान अट्टेबाजी वाले स्थानों, अवैध दुकानों और पार्किंग को लेकर कार्रवाई की गई है, जिसके तहत कॉलेज के पास फालतू का जमावड़ा लगाने वाले लोगों को खदेड़ा जा रहा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले अपर बाजार के बालिका स्कूल की छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी और इसका जो आरोपी है फिरोज वो पकड़ा गया है और इसके बाद से रांची पुलिस छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए मुस्तैद है। महिला शिक्षण संस्थानों के आसपास से मंचलों और अवैध दुकानों को हटाया जा रहा है और कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है लातेहार से, जहाँ पर लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य कैला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ बरवाड़ी के नेतृत्व में मनिका थाना क्षेत्र के ग्राम डोंकी से कैला यादव उर्फ संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर पुलिस ने उसे एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। कैला यादव के खिलाफ विभिन्न थानों में 20 केस दर्ज हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर तेलंगाना में रह रहे झारखंड के मजदूरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पर कहा गया है कि सभी की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है और किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसको लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर मजदूरों को आश्वस्त किया है। इसके अलावा मंत्री ने कहा है कि पिछले दिनों हैदराबाद में बिहार और झारखंड के प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले की खबर सामने आई है, जिससे दहशत का माहौल बन गया है। झारखंड सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत तेलंगाना सरकार से संपर्क किया और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्थानीय प्रशासन और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपकी रोजगार और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस मामले पर निगरानी रखे हुए हैं और यहाँ पर जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। आपकी सुरक्षा
सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर बगोदर में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी एक 17 साल का नाबालिग लड़का है जो बच्ची का पड़ोसी है। पुलिस ने यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को इलाज के लिए गिरिडीह में भेज दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो घटना है वो रविवार देर शाम की बताई जा रही है, जब बच्ची घर के आसपास खेल रही थी। आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर उसे बहला फुसलाकर एकांत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची जब घर आई तब उसके शरीर में खून देखा गया और जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए बगोदर के एक नर्सिंग होम में ले गए और यहाँ पर पुलिस ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे को इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने बताया है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने यह भी बताया कि आरोपी भी नाबालिग है और बच्ची की मां के द्वारा मामले को लेकर शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है।